वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है आइडल ट्रांसफॉर्मर वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम आइडल ट्रांसफॉर्मर, उसके डिफाइन अलॉन्ग विथ इट्स वेक्टर डायग्राम और डिटेल नोट्स के साथ सीखने वाले हैं। एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को हम अलग अलग केसेस, नो लोड पर, एक्चुअल लोड पर उसका क्या बिहेवियर होगा वो वेक्टर डायग्राम थ्रू और विथ डिटेल नोट्स सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आइडल ट्रांसफॉर्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कौन सी जगह पे अलग होते हैं वो हम जान लेते हैं कि जो आइडल ट्रांसफॉर्मर है उसमें हमें कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं दिखने को मिलेगा। मीन्स नो आयरन लॉस, नो कॉपर लॉस, और उसकी इफिशिएंसी 100% होती है। जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है उसमें हमें कोर में एज वेल एज वाइंडिंग में हमें लॉस दिखने को मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो इफिशिएंसी है उसकी 95% और उनसे अबोव हमें दिखने को मिलती है। ये जो आइडल ट्रांसफॉर्मर है वो सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है वो जो रेगुलर लाइफ में यूज किए जाते हैं वो है, बट हमें अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को बेटर समझना है तो उसके लिए हमें आइडल ट्रांसफॉर्मर का नॉलेज होना जरूरी है, और उसका बेस है वो हमें प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से समझाने में मदद करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज सीखेंगे आइडल ट्रांसफॉर्मर। तो आपके सामने मैंने ट्रांसफॉर्मर की एक फिगर ली। अब हम ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई देंगे वोल्टेज V1। जैसे ही हम उसको सप्लाई V1 देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें से जो मैग्नेटाइजिंग करंट जिसका नाम है I म्यू वो फ्लो होना शुरू होगा। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होना शुरू होगा तो वो प्राइमरी वाइंडिंग में ऑफ कोर्स फ्लक्स डेवलप करेगा। अब ये जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक हुआ तो उसमें EMF E1 डेवलप होगा। अब ये फ्लक्स कोर के थ्रू अब वो सेकेंडरी वाइंडिंग के तरफ जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होने की वजह से वहां पे वो EMF डेवलप करेगा जिसका नाम देंगे हम E2, और अल्टीमेटली हमें टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेंगे V2। तो ये है आइडल ट्रांसफॉर्मर की जर्नी। पर प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप बिकॉज इसके पर ही हम अब वेक्टर डायग्राम सीखने वाले हैं कि आपको स्टेप याद होने चाहिए कि सबसे पहले V1, बाद में आया मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू की वजह से फ्लक्स डेवलप हुआ, फ्लक्स की लिंकिंग की वजह से EMF E1 डेवलप हुआ, फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हुआ, वहां पे EMF E2 डेवलप्ड हुआ, बाद में हमें मिला V2। तो ये सारे स्टेप्स हमें याद होने चाहिए तो हम वेक्टर डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, इस वजह से समझ पाते हैं। तो चलिए अब वेक्टर डायग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी वाइंडिंग को V1 दिया था तो मैंने ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब प्राइमरी वाइंडिंग में से मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ था। देन ये V1 की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे होगा। अब मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने से प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप हुआ था तो वो उसकी वैल्यू 5 अब वो मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ फेज में ही होगा। अब ये फ्लक्स की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में EMF E1 डेवलप हुआ जो फ्लक्स की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे रहेगा। देन अब ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, वहां पे वो डेवलप करेगा EMF E2। तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे जब वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगा तब वहां पे डेवलप होगा EMF E2 जो 5 की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए अब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर डायग्राम भी सीख लेते हैं कि वो यूजुअली आइडियली से कहाँ पे अलग होता है। मीन्स आइडल ट्रांसफॉर्मर से कंपैरिजन में प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे अलग होता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे V1। अब प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सप्लाई V1 दिया और हमारा केस है ऑन नो लोड। देन तो अब ये जो नो लोड करंट है वो ट्रांसफॉर्मर में से फ्लो होना शुरू होगा जिसको हम बोलते हैं I0, और वो V1 की कंपैरिजन में 50 जितना पीछे होगा।
अब आप देख सकते हैं कि नो लोड है वो V1 की कंपैरिजन में 50 एंगल पर है, पर मुझे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो नो लोड करंट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें उसका पहला कंपोनेंट है वो है वर्किंग कंपोनेंट, और दूसरा हम बोल सकते हैं एक्टिव आयन कंपोनेंट, जो कि वोल्टेज के साथ है। डन। और इसका काम क्या है कि वो जो कोर में आयरन लॉस डेवलप होता है उसको ओवरकम करने में मदद करता है। और I0 का दूसरा कंपोनेंट है जो है I म्यू, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, और उसका काम है फ्लक्स डेवलप करवाना। देन तो वो है I म्यू। तो ये दोनों है वो I0 के कंपोनेंट्स है। देन अब ये जो फ्लक्स है वो क्या है, तो कि जो फ्लक्स था वो हमें अगले की थियरी में पढ़ा कि ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसके साथ फेज में ही होगा। देन अब ये जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ डेवलप हुआ, देन लिंक हुआ तो प्राइमरी के साथ EMF E1 डेवलप करेगा जो फ्लक्स की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे था। देन अब आगे सीखते हैं। देन तो ये जो I0 है उसको मुझे पिक्चुरली परफेक्ट दिखाना है, तो मैं ऐसे डायग्राम दोहराऊंगी। चलिए अब थ्योरी को और कंटिन्यू करते हैं कि फ्लक्स है वो कोर के थ्रू ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी E2 डेवलप होगा, EMF जो फ्लक्स की कंपैरिजन में कितना पीछे था, तो कि 90 डिग्री पीछे था। अब हमें ये थियोरेटिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जो I0 वाला पोर्शन हूँ वो यहाँ पे ले रही हूँ कि I0 ने हमें दो पार्ट में डिवाइड किया था, IW और I म्यू। तो अल्टीमेटली उसकी दोनों जो रिमेनिंग साइड है उसको मैं क्लोज करूँ तो एक रेक्टेंगल दिखेगा, मीन्स नीचे I म्यू है तो जो ऊपर की साइड है वो भी I म्यू ही होगी, बिकॉज जैसे ही हमें साइड पैक करेंगे तो ये रेक्टेंगल शो होगा। तो नीचे वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है वही ऊपर की तरफ आएगी, और जो लेफ्ट है वही वैल्यू राइट की तरफ आएगी। बट फिलहाल मुझे ये ट्राइंगल से ही मतलब है, तो हम यहाँ पे ही यहाँ तक ही हमारी जर्नी रखेंगे कि 50 की कंपैरिजन में जो फिलहाल हमने लाइन ड्रॉ की I म्यू वाली वो ऑपोजिट साइड होगी। सो मैंने लिखा है OS, और 50 की कंपैरिजन में जो IW वाला पोर्शन है वो एडजेसेंट साइड होगा, तो इसके लिए मैंने वहां पे लिखा है AS। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी sin 50। तो sin फाई का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपो। तो ऑपोजिट है वो है I म्यू और हाइपो की वैल्यू है I0। अब I0 नीचे की तरफ, सामने की बाजू जाए तो ऊपर की तरफ, सो I0 sin 50 इक्वल टू I म्यू। तो यहाँ से हमें I म्यू की वैल्यू मिल सकती है। और दूसरी फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos 50, सो एडजेसेंट बाय हाइपो, तो एडजेसेंट है IW, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है I0। I0 सामने की तरफ जाएगा तो I0 cos 50 इक्वल टू IW। तो ऐसे हमें I म्यू और IW की वैल्यू मिल सकती है। चलिए अब फॉर्मूला का लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखनी है कि I0 स्क्वायर इक्वल टू I म्यू स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर। दूसरा I0 sin 50 इक्वल टू I म्यू, I0 cos 50 इक्वल टू IW। ये है ट्रांसफॉर्मर और नो लोड में से हमारा कंक्लूजन। देन ये सम के लिए हम काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट लेंगे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। तो चलिए अब वो सीख लेते हैं कि इतना तो पिक्चर क्लियर है, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ कि फिलहाल हम यहाँ तक तो सीख चुके हैं, और थियरी भी जो आगे हमने यहाँ तक की लिखी वो सिर्फ लिखी डालनी है। अब यहाँ से हम एक स्टेप और आगे लेंगे कि अब हम ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड जोड़ने वाले हैं। तो ऑफकोर्स सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज मीन्स सेकेंडरी सर्किट क्लोज, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से अब करंट I2 है वो फ्लो होना शुरू होगा। और यहाँ पे हम एक एजप्शन ले रहे हैं कि ये जो वोल्टेज की कंपैरिजन में जो करंट है वो सर्टन एंगल से पीछे होगा, मीन्स 52 डिग्री से पीछे होगा। ये हम लेगिंग पावर फैक्टर का केस फिलहाल ले रहे हैं। सो V2 की कंपैरिजन में I2 है वो 52 जितना पीछे होगा। अब यहाँ पे है क्या कि जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो वो I2 भी अपना फ्लक्स डेवलप करेगा। बट ये जो फ्लक्स है वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ खुद जिसकी वजह से आया उसका वो अपोज करेगा। तो हमें पता है कि वो प्राइमरी की वजह से आया ना, तो अब वो क्या करेगा कि प्राइमरी करंट का अपोज करने की कोशिश करेगा। बिकॉज प्राइमरी करंट आया तो फ्लक्स डेवलप हुआ, फ्लक्स लिंक हुआ,
सेकेंडरी के साथ लिंक हुआ कोर थ्रू, दैट्स वाई सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हुआ, बाद में वहाँ पे अल्टीमेटली सर्किट क्लोज थी तो सेकेंडरी करंट फ्लो होना शुरू हुआ। डन। तो अल्टीमेटली उसका जो रीजन है वो है प्राइमरी करंट। डन। तो ये जो सेकेंडरी करंट है उसकी वजह से तो फ्लक्स डेवलप होगा, वो प्राइमरी का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। देन तो ओवरऑल होगा क्या कि प्राइमरी सप्लाई कर रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग उसका अपोज कर रही है, तो ओवरऑल जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी वो घटती जाएगी। बट प्राइमरी वाइंडिंग है वो नेट जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो अगर उसको ये वैल्यू मेंटेन करनी है तो उसको सप्लाई में से एक्स्ट्रा करंट लेना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा करंट कितना होगा तो कि उसकी वैल्यू I2 जितनी ही होगी बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। देन तो प्राइमरी वाइंडिंग को ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग अपोज कर रही है वो जितना अपोज कर रही है उसको पहुंचने के लिए उतनी ही वैल्यू का करंट वो सामने रख देगी कि ताकि वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ फाइट कर सके। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी साइड I2 डैश लिखा है, देन जिसकी वैल्यू I2 जितनी ही होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ताकि प्राइमरी वाइंडिंग उसके साथ इजीली फाइट कर सके। तो अगर हमें बोले कि हमें ट्रांसफार्मर को प्राइमरी के साथ कितना करंट देना पड़ेगा तो कि प्राइमरी करंट की वैल्यू होगी नो लोड करंट प्लस I2 डैश मीन्स I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। ये दोनों को कंबाइन करके जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू प्राइमरी करंट की होगी, बिकॉज उसको सेकेंडरी के साथ जो अपोज हो रहा है उसको भी पहुंचना है, प्लस ये जो नो लोड पर लॉसेस हो रहे हैं उसको भी ओवरकम करना, मीन्स कोर लॉस कॉपर लॉस को भी ओवरकम करना है। तो ये सब कंबाइन करके जो वैल्यू आएगी वो प्राइमरी करंट देना पड़ेगा। डन। तो ये है ओवरऑल वेक्टर डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और द एक्चुअल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, और पूरा डिटेल में वेक्टर डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। And once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.